वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 21 के लिए स्टार्ट कर दी गई है। 4 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 5। इम्पोर्टेंट हो गए प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल 256 दिन शेष बचे हैं। दिनों में काउंट करिए, ठीक है। टेस्ट पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ठीक है। जो रेड कलर का बटन है उसके राइट साइड में एक बेल आइकन का बटन है, ताकि आने वाला जो टेस्ट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सही समय पर। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। आज 14 हो गई है, 14 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, यानी आज मनाया जा रहा होगा। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व मानक दिवस 2020 की थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। कौन सा सही है इसमें? देखिए, आज ही मनाया जा रहा है 14 अक्टूबर को। करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट और तीसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। विश्व मानक दिवस 2020 की थीम प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे यानी विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर यानी आज ही के दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर को, नियामकों को और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। विश्व मानक दिवस 2020 की थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। असमानता घटाने के प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में नॉर्वे को प्रथम स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर है, खराब पोजीशन है। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, कौन सा सही है? देखिए, असमानता घटाने का प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत 129 स्थान पर है, सही है। नॉर्वे इसमें शीर्ष स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच ने जारी नहीं किया है ये, तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए। जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो किसने जारी किया है इसको ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो भारत को वर्ष 2020 के कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI यानी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों में 129वें स्थान पर है भारत 2020 में। यह सूचकांक का तीसरा संस्करण है जो कोविड-19 के समय में असमानता से निपटने पर केंद्रित है। और वर्ष 2020 के CRI सूचकांक में नॉर्वे जो है वो शीर्ष स्थान पर है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, असमानता घटाने का प्रतिबद्धता सूचकांक, ठीक है। 158वें स्थान पर दक्षिणी सूडान जो है इस सूचकांक में सबसे खराब रैंकिंग वाला देश है। तो CRI में सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है? नॉर्वे। और सबसे खराब किसकी है? दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान की। और भारत की कितनी है? 129वें स्थान पर है भारत। टोटल देश कितने? 158। इस सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नंबर 3 पर आ जाइए। वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। किस क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए प्रदान किया गया है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके पूंजीगत करप्शन को रोकना? नहीं। गरीबी उन्मूलन पर प्रायोगिक कार्य करने के लिए तो एस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रीमर को मिल चुका 2019 में। 2020 की बात हो रही है तो इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। दीर्घकालिक समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में तकनीक नवाचारों को एकीकृत करने के लिए भी नहीं है ये है नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्राम
रॉबर्ट विल्सन, पॉल मिलग्राम का नाम याद रखना, 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल मिला इनको। देखिए व्यावसायिक नीलामी पर कार्य करने के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नीलामी सिद्धांत में सुधार और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया है। पॉल मिलग्राम एवं रॉबर्ट विल्सन द्वारा विकसित यह सिद्धांत एक विक्रेता के लिए व्यापक राजस्व के लाभ के बजाय व्यापक सामाजिक लाभ से प्रेरित है। ठीक है, अगर आपको याद हो कि वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच अमेरिकी एस्थर डुफ्लो, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी और अमेरिका के माइकल क्रीमर को यह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 क्यों? गरीबी उन्मूलन पर प्रायोगिक कार्य करने के लिए। इसलिए गरीबी उन्मूलन पर प्रायोगिक कार्य करने के लिए। और अभी हाल ही में अभिजीत बनर्जी को कलकत्ता विश्वविद्यालय की ओर से डिलीट की उपाधि भी प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट यानी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, और बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को दक्षिण एशिया के हालिया आर्थिक विकास और निकट भविष्य के आर्थिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के 7 देशों से जुड़े आर्थिक आंकड़ों को शामिल किया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब है ये सारे के सारे स्टेटमेंट तीनों के तीनों करेक्ट हैं, कोई भी गलत नहीं है। ये गलत है क्योंकि एक पक्का गलत है इसमें। पहला वाला सही है, वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, 2 वर्षों की रिपोर्ट है, मतलब द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 वर्षों में एक बार आती है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। देखिए इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को शामिल करके 8 देशों से जुड़े आर्थिक आंकड़ों को शामिल किया जाता है दक्षिण एशिया के। ठीक है, तो ये तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना गलत है, ये तो सी है अपना उत्तर यहाँ पर। तो देखिए साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट या दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट 2020 विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला द्विवार्षिक आर्थिक रिपोर्ट है। इसे दक्षिण एशिया के हालिया आर्थिक विकास और निकट भविष्य के आर्थिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस रिपोर्ट में ध्यान से सुनिएगा, इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के 8 देशों, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका से जुड़े आर्थिक आंकड़ों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान को भी शामिल किया जाता है इस रिपोर्ट में, ऐसा नहीं है कि उसको शामिल नहीं किया जाता या नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, 3 पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का संचालन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत किया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत प्रत्येक जिला स्तर पर बाल कल्याण समितियों के गठन की व्यवस्था की गई है इसमें। देखिए एज ए एग्ज़ामिनर अगर इस प्रश्न को सेट करना हो तो फिर कहीं पर भी फेरबदल किया जा सकता है, यहाँ वैधानिक की जगह संवैधानिक किया जा सकता है। चलिए संवैधानिक तो नहीं हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ही है ना, और यहाँ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जगह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय या कोई और मिनिस्ट्री भी हो सकती है। फ़िलहाल यही करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। और 2015 के तहत किशोर न्याय अधिनियम जिला स्तर पर बाल कल्याण समितियों के गठन की व्यवस्था है इसके तहत। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का गठन मार्च 2007 में कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, तो पहला करेक्ट हो गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संचालन जो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ही किया जाता है, तो दूसरा करेक्ट हो गया। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा के लिए अधिनियम की धारा 27(1) के तहत जिला स्तर पर, ठीक है, अगर यहाँ ब्लॉक लेवल होता ना तो गलत हो जाता, तो जिला स्तर पर बाल कल्याण समितियों यानी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ का गठन किए जाने का प्रावधान है इसके तहत।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। यह पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। साथ ही यह पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। तंजानिया से ही कई बार मैंने कराया टेस्ट में। इसका आंसर लगा दीजिए आप, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त गद्यांश इनमें से किस पर्वत को संदर्भित करता है? तो माउंट किलिमंजारो को करता है। तो देखिए, तंजानिया में अवस्थित माउंट किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर है। माउंट किलिमंजारो पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के उत्तर पूर्व में लगभग भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। ये पीसीएस में पूछा गया था कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती। 4 ऑप्शन थे उसमें। ठीक है, तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब पता होना चाहिए आपको किन देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए, यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। माउंट किलिमंजारो विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, जिसका अर्थ है कि किसी भी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है ये। ठीक है, देखिए, अधिकांश ऊंचे पर्वत किसी न किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा होते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इस पर्वत पर, किस पर्वत पर? माउंट किलिमंजारो पर। इस पर्वत पर 3 ज्वालामुखी शंकु, किबो, सिरा, माबेजी, जिनमें किबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। थोड़ा तीव्र गति से चलिए वरना बड़ा हो जाएगा टेस्ट। देखिए, जीन एडिटिंग वह तकनीक है जिसका उपयोग किसी जीव के जीनों में परिवर्तन करने या उसके आनुवंशिक गठन में फेरबदल करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है ये। जीन एडिटिंग तकनीक के माध्यम से भ्रूणीय अवस्था में ही बच्चों के जीनोम में परिवर्तन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, और यूपीएससी के फेवरेट हैं ऐसे प्रश्न। तो देखिए, जीन एडिटिंग के सकारात्मक प्रभावों को देख लीजिए। जीन एडिटिंग तकनीक के माध्यम से भ्रूणीय अवस्था में ही बच्चों के जीनोम में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार वंशानुगत रोगों को संक्रमण से रोका जा सकता है। इससे बच्चे आनुवंशिक रोगों से मुक्त होंगे। इस तकनीक का उपयोग कर भविष्य में ऐसे बच्चे डिजाइन किए जा सकते हैं जो सामान्य बच्चों की तुलना में ज़्यादा बौद्धिक क्षमता और शक्तिशाली हो सकते हैं। ठीक है, जब यह बच्चे वयस्क होंगे तो उचित प्रशिक्षण के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में अत्यधिक विशेषीकृत किया जा सकता है इनको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्रिस्पर कैस9 या क्रिस्पर सैस9 के संदर्भ में विचार करना है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स 2019 में पूछा जा चुका है प्रश्न। ये है क्या? क्रिस्पर सैस9 क्या है? सीधा सीधा पूछा था। तो क्रिस्पर सैस9 तकनीक की खोज वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी। इसलिए पूछा गया था क्या 19 में यूपीएससी सिविल सेवा में यह तकनीक प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तकनीक के माध्यम से संपूर्ण आनुवंशिक कोड में या विशेष स्थान पर डीएनए की एडिटिंग की जा सकती है। तो जीनोम एडिटिंग से रिलेटेड था, उसमें एक विकल्प वही सही उत्तर था इसका, क्रिस्पर सैस9। पहला स्टेटमेंट ही ब्लंडर मिस्टेक है क्योंकि 2012 में इसकी खोज की गई थी। तो एलिमिनेट कर दीजिए पहले को। क्या उत्तर मिलेगा? बिल्कुल मिल गया, 2 और 3 सही है इसमें। तो यह तकनीक इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस तकनीक के माध्यम से संपूर्ण आनुवंशिक कोड में या विशेष रूप से डीएनए की एडिटिंग की जा सकती है। ठीक है, या विशेष स्थान पर डीएनए की एडिटिंग की जा सकती है। 2 और 3 सही है, बी है इसका उत्तर। तो देखिए, क्रिस्पर सैस9 या कैस9 तकनीक की खोज वैज्ञानिकों द्वारा 2012 में कर ली गई थी, 19 में नहीं। यह तकनीक प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। क्रिस्पर तकनीक के माध्यम से संपूर्ण आनुवंशिक कोड में से लक्षित हिस्सों या विशेष स्थान पर डीएनए की एडिटिंग की जा सकती है। ठीक है, क्रिस्पर सैस9 जो टेक्निक है आनुवंशिक सूचना धारण करने वाले डीएनए के सिरा या कुंडलित धागे को हटाने और चिपकाने की क्रियाविधि की भांति कार्य करती है। अब देखिए, डीएनए सिरा के जिस विशिष्ट स्थान पर आनुवंशिक कोड को बदलने या एडिट करने की आवश्यकता होती है, सबसे पहले उसकी पहचान की जाती है इसमें। इसके पश्चात कैस9 के प्रयोग से उस विशिष्ट हिस्से को हटाया जाता है
यानी Cas9 कैंची की तरह कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए डीएनए सिरा के जिस विशिष्ट भाग को काटा या हटाया जाता है उसमें प्राकृतिक रूप से विनिर्माण मरम्मत की प्रवृत्ति होती है, मतलब वो खुद ही जो है उसको रिकवर कर लेता है। वैज्ञानिकों द्वारा स्वतः मरम्मत या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ही हस्तक्षेप किया जाता है और आनुवंशिक कोड में वांछित अनुक्रम या परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी की जाती है जो अंततः टूटे हुए डीएनए सिरा पर स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, पॉज मार के 2 बार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में समाचारों में रहने वाला या चर्चा में रहने वाला आर्टेमिस कार्यक्रम है, आर्टेमिस मिशन है, जिसके तहत वर्ष 2024 तक मनुष्यों को यानी एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने की योजना है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका है ये, किसका मिशन है ये। इसरो का नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी नहीं है ये, कनाडा का है नहीं, ये है नासा का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए हाल ही में नासा ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रकाशित की है जिसमें वर्ष 2024 तक एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई गई है। आपको याद हो कि अंतिम बार नासा ने चंद्रमा पर इंसानों को कब भेजा था, वर्ष 1972 में अपोलो मिशन के दौरान भेजा था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन का नाम याद आया। देखिए नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है ये। आर्टेमिस कार्यक्रम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक मनुष्य यानी एक महिला एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, किसको, चंद्रमा के साउथ पोल पर, चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना है। नासा ने अपने इस कार्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया है जो है आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। अगर पहला भाग आर्टेमिस 1 की बात करें तो देखिए ये पूरी तरह से मानव रहित होगा और इसमें नासा द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया जाएगा। इसे अगले साल वर्ष 2021 तक लॉन्च किया जाएगा और ये मानव रहित है आर्टेमिस 1। बात करें आर्टेमिस 2 की, जो दूसरा भाग है, इसमें मानव दल को शामिल किया जाएगा और इसे 2023 तक लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसमें बैठे जो महिला और पुरुष होंगे तो उनको चंद्रमा की सतह पर जो है लैंड नहीं कराया जाएगा, लैंड कराया जाएगा आर्टेमिस 3 में। तो मिशन तीसरे की बात करें, अंतिम भाग जो होगा आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3 है, सॉरी, सेकंड में तो ये है ना, थर्ड में ये है, फर्स्ट में पता ही चल गया मानव रहित है। तो देखिए मिशन का तीसरा भाग आर्टेमिस 3 जिसे 2024 तक लॉन्च किया जाएगा और मिशन के इस हिस्से के तहत जो है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा, साउथ पोल पर। ठीक है, तो आर्टेमिस 1 जो है अगले वर्ष ही जा रहा है, मानव रहित है। आर्टेमिस 2 जो है मानव के साथ है लेकिन वो लैंड नहीं करेंगे और तीसरे में लैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अमेरिका के अलावा निम्नलिखित में से किन किन ने चंद्रमा के अन्वेषण के लिए मिशन भेजे हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जापान, चीन, भारतीय स्पेस एजेंसी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए भारत ने, इसरो ने तो भेजा था ना, चंद्रयान 1 भी भेज दिया है, 2 भी भेज दिया है, तो बिल्कुल चौथा तो इसमें काउंट होगा। अब चौथा काउंट होगा तो एक को एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि इसमें 4 नहीं है। चीन ने भी भेजा है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी भेजा है, 1, 3, 4 ऑप्शन में है, लेकिन इसका उत्तर डी ही होगा क्योंकि जापान ने भी भेजा है। तो देखिए अमेरिका के अलावा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जापान, चीन और भारतीय स्पेस एजेंसियों ने चंद्रमा के अन्वेषण के लिए मिशन भेजे हैं। आपको याद हो कि वर्ष 2019 में 2 रोवर्स को चंद्रमा की सतह पर, चीन ने 2 रोवर्स को चंद्रमा की सतह पर उतारा, जिससे चीन चंद्रमा के दूरस्थ भाग पर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और अभी हाल ही में इसरो ने घोषणा की है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 की घोषणा, जिसमें 1 लैंडर और 1 रोवर शामिल है। ठीक है,
तो चंद्रयान 3 की घोषणा कर दिया इसरो ने, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल है। इससे पहले जो चंद्रयान 2 गया था उसमें क्या था, उसमें 3 था, ऑर्बिटर था, लैंडर विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था। लेकिन इस बार जो है चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर जाएगा, ऑर्बिटर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट से रिलेटेड, जिनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।